हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। इसमें हम लोग जो देखते हैं कि आपका पंचाट क्या होती है और पंचाट के अलावा और भी क्या परिभाषाएं होती हैं जो लेवल लॉ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, इसको आपको धारा 2 में से ये सब चीज़ें परिभाषाएं को बताया गया है। पंचाट का इंग्लिश में मतलब आपका अवार्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य होता है कि पंचाट से तात्पर्य किसी औद्योगिक विवाद के अंतिम उससे संबंधित किसी प्रश्न के निपटारे से है। मतलब ऐसा कोई जो है विवाद हुआ हो जिसका लास्ट क्वेश्चन जो उसका प्रश्न का निपटारा होता है उससे ही इसका संबंधित होता है, उसका आशय इससे होता है। यह निर्णय श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिकरण न्यायाधिकरण का होना चाहिए। धारा 10 का के अंतर्गत उपयुक्त निकायों में से किसी के द्वारा दिया गया विवाचन पंचाट की परिभाषा में सम्मिलित है। ठीक है, ये विवाचन जो है पंचाट की जो में सम्मिलित है, ये 10 का में, लेकिन ये जो परिभाषाएं आपकी दी गई हैं लेवल लॉ की, ये आपकी धारा 2 में है। निर्धारण शब्द का यह तात्पर्य है कि औद्योगिक विवाद या ऐसे विवाद से संबंधित किसी प्रश्न के निर्धारण से संबंध में दिए गए आदेश या निर्णय से है, जो कि अंतिम रूप से या फिर अंतरिम अवधि के लिए किया गया हो। ठीक है, इस आदेश या निर्णय को आप क्या कहते हैं? पंचाट कहते हैं। लास्ट वाला जो आपका निर्णय या फिर आदेश होता है उसे आप पंचाट कहते हैं। न्यायाधिकरण केवल एक ऐसा जो है अंतिम पंचाट दे सकते हैं जिन्हें कि वो अंतिम पंचाट के समय देने के लिए सक्षम है, क्योंकि जिस अनुतोष को वह न्यायाधिकरण अंतिम निर्धारण में जो है प्रदान करने में सक्षम नहीं होते, यदि उसे वह स्वीकृत कर देते हैं तो वह आपका कार्रवाइयों के बीच जो है किसी भी स्तर पर प्राधिकार से बाहर कहा जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपके वो कार्रवाइयों के जो है स्तर में नहीं आता, उसको बाहर ही उसको रखा जाता है। यह पंचाट से यह स्पष्ट होता है कि पंचाट शब्द के जो है अंतर्गत अंतरिम और अंतिम दोनों प्रकार के पंचाट आपके सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे बताया गया। पंचाट की परिभाषा 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग किसी औद्योगिक विवाद के अंतरिम अथवा अंतिम निर्णयों से संबंधित है और दूसरा आपका किसी जो है औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी प्रश्न के निर्णय से है। मतलब ये 2 भागों में विभाजित है। एक निर्णय आपका किसी भी क्वेश्चन से है, मतलब किसी भी मतलब आपका औद्योगिक विवाद है तो उसके भी किसी भी क्वेश्चन से है। दूसरा आपका संबंधित से जो पहला मतलब औद्योगिक विवाद होता है उसके अंतिम निर्णय से संबंधित होता है। परंतु संभावित अथवा वास्तविक औद्योगिक विवाद के दोनों तत्व ही भागों में पाया जाता है। ये दोनों ही तत्वों के भागों में पाया जाता है। इस परिभाषा के द्वारा किसी औद्योगिक विवाद अथवा विवाद संबंधी किसी प्रश्न का उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय आवश्यक है। ठीक है, किसी निर्णय को पंचाट कहे जाने के लिए यह आवश्यक होता है कि न्याय निर्धारण किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी ऐसे प्रश्न या बात पर जो है उसके प्रासंगिक बात का निर्णय होना चाहिए और ऐसा न्याय निर्धारण गुण दोष पर आधारित होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया। यहाँ पर एक केस हुआ आपका होटल इंपीरियल बनाम दिल्ली बनाम होटल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि वर्कर्स में यूनियन के बाद में एक निर्णय दिया गया कि साधारणतः कर्मकार को अंतरिम अनुतोष के रूप में उतना ही भुगतान नहीं किया जाना चाहिए जितना कि वे अपने बाद में अंतिम रूप में सफल हो जाते हैं, तो पूर्ण अनुतोष के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक केस हुआ था। यह आपका केस जो है पंचाट से रिलेटेड था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि ये केस किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू बन सकता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ कि मैकिन्जे एंड कंपनी बनाम कर्मचारी यूनियन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी आपका वह जो अपील किया था वह कम द्वारा छटनी के संबंध में कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ठीक है, और विशेषता जबकि कंपनी द्वारा यह कहा गया है कि कंपनी के कुछ विभाग बंद होने के कारण छटनी का अंजाम दिया जाता है या दिया जा रहा है। इन परिस्थितियों में औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अपेक्षित पंचाट में कोई गलती प्रतीत नहीं होती, अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी परिस्थिति में अपेक्षित पंचाट में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे एक कंपनी है,
इसने बोला कि इनके यहाँ इतने जो है एक डिपार्टमेंट चलते हैं, इसने बोला कि हम इस डिपार्टमेंट को बंद कर रहे हैं। ठीक है। अब मान लो इस डिपार्टमेंट जो है ये इस डिपार्टमेंट में जो पर्सन काम कर रहे होंगे ना, तो छटनी के द्वारा इन्हें भी तो बाहर निकाल दिया जाएगा, इनको भी सेवा मुक्त हो जाएंगे ये। अब ये भी काम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसका जो अंतिम कंपनी का अंतिम निर्णय होगा, तो इसके उच्चतम कोर्ट ने बोला कि आप जो है यहाँ पे जो यहाँ पे एक सकारात्मक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, ये जो मतलब यहाँ पे वर्कर जो काम करते हैं एक साक्ष्य भी नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं कि इन्होंने कंपनी ने बोला था कि हम आपको नहीं निकालेंगे। और दूसरी बात, कंपनी जो है जो अपना डिपार्टमेंट बंद कर रही, तो उसके जो है कर्मचारियों को छटनी करेगी ही। तो यहाँ पे एक जो आपका पंचाट जो अंतिम निर्णय हुआ आपका कि छटनी का, तो उस छटनी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया। उस जो है पंचाट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई दखल अंदाजी नहीं दी, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। अब हम आपसे बात करने वाले हैं कि जैसे आपका एग्जाम तो एमसीक्यू हो रहा है, कि आप लोग जानते हैं आपका एग्जाम एमसीक्यू होगा। तो एमसीक्यू होगा तो एमसीक्यू आपको जो है एग्जाम करने के लिए आपको पास दो थिंकिंग होनी चाहिए। नंबर एक पे आपके जो है एमसीक्यू की जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है तब भी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। और नंबर दूसरे पे आपके पास थ्योरी वाला जो है, मतलब जितना आपका सिलेबस है उतना भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस है। ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर जो आप जो है इसको लेके चलते हैं या फिर इसको लेके चलते हैं, तो आप अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले आपको जो है थ्योरी चाहिए, थोड़ा पढ़ना। ठीक है। फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू करना चाहिए। अब जो है मुद्दा ये आता है कि आप दोनों को ये पढ़ेंगे कैसे, आप कैसे इसको जो है दोनों को तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम आपको जो है एक ऑप्शन देते हैं, आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी आप जो साइड में देख रहे होंगे आपकी पीडीएफ चल रही है, ये पीडीएफ जो है हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। जिसकी डिटेल आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। व्हाट्सएप ये नंबर है आपका, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं इसकी डिटेल। अब इस पीडीएफ में है क्या, ये आप देखिए पीडीएफ में क्या है, इसको आप देखिए पीडीएफ में आपके जो है 2700 लगभग के आपके जो है क्वेश्चन है। 2700 लगभग मतलब आपका एमसीक्यू इसमें भी क्वेश्चन होगा प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है। एमसीक्यू प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है। कम से कम आपका जो है 2200 क्वेश्चन जो है 2000 से 2100 से 2200 आपका क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। ठीक है। और 500 आपका लगभग का वन लाइनर है। ठीक है। वन लाइनर मतलब आप समझते हैं जैसे आपकी धारा है, पूछा गया धारा 15 क्या है। ठीक है। तो धारा 15 ये हम क्वेश्चन में वन लाइनर में डाले हैं, वन लाइनर में ये क्वेश्चन डाले हैं। तो आपका यहाँ पे जब 2700 क्वेश्चन होगा तो आपका यहाँ से जो प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। अब एक मुद्दा आता है कि हम ये चीज़ें जो है वहाँ पर जाके ही क्यों जो है इसका डिटेल लें, क्यों इसको जो हम चीज़ें आगे जो है लें। ठीक है। तो उसको हम बताते हैं आपको जो है पीडीएफ क्यों लेना चाहिए और क्यों जो है इसको नहीं लेना चाहिए। तो लेने के एक कारण आपका ये है कि देखिए लेने का कारण अगर जो बात की जाए तो वहाँ पे एक कारण ये है, सिंपल सा चीज़। आप जो है लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका जो सेकेंड सेम का, उसमें जिन बच्चों ने पीडीएफ लिया था तो उनका जो है जैसे आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। तो पेपर में आपका जो एग्जाम पेपर हुआ था उसमें जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल का पेपर था, तो उसमें आपको जो 55 क्वेश्चन जो है पीडीएफ से थे। कहाँ से? पीडीएफ से। आपका कॉन्ट्रैक्ट का पेपर था, कॉन्ट्रैक्ट में आपके जो है 52 क्वेश्चन जो है पीडीएफ से थे। ठीक है। आपका जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का मुस्लिम लॉ पेपर था, मुस्लिम लॉ का पेपर आपका जो है 57 क्वेश्चन आपके पीडीएफ से थे। ठीक है। और आपका ये जो एथिक्स का पेपर है, एथिक्स पेपर में भी आपका जो है 48 पेपर जो क्वेश्चन आपके हैं वो पीडीएफ से थे। और आपका जो इंटरनेशनल लॉ का पेपर है, इंटरनेशनल लॉ का पेपर जो कि जो है सब लोग इतना टफ मानते थे, फिर भी हमारे पीडीएफ से जो है क्या हुआ 25 क्वेश्चन आए थे। और 25 क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, ये पास कराने के लिए काफ़ी होता है। 25 इंटू 1.33 अगर जो आप करते हैं ना, तो ये आपका पास कराने के लिए आपका जो है ये क्वेश्चन आपका काफ़ी हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए जो क्या हुआ, आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं 133/4। ठीक है। तो 4 3 12 और 1 और 4 3 12,
आपका लगभग का जो है 33-34 नंबर यहाँ से जो है PDF से बन सकता था, और 1-2 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर ही सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इतना अच्छा इंपॉर्टेंट आपका जो है सेकंड सेम में रिस्पांस मिला है। जिन बच्चों ने जो है इसको जो है देखा था, लिया था, उनको पता है कि PDF कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो यहाँ से PDF जो है डिटेल ले सकते हैं 7007545536। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अब यहाँ से आपको PDF की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला आपका पॉइंट। धारा 18 में आपका वो व्यक्ति बताए गए हैं जो निपटारा और पंचायत के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, समझौता कार्रवाई के अनुक्रम के अतिरिक्त नियोजक और कर्मकार के बीच करार द्वारा किया गया निपटारा करार के पक्षकारों के द्वारा वहाँ पे बाध्यकारी होता है। ठीक है, करार द्वारा पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। उपधारा 3 के उपबंधों के अध्ययन आपका विवाचन पंचायत जो अनुपालनीय हो चुका हो करार के उन पक्षकारों पर उन्होंने विवाचन को निर्दिष्ट किया है या बाध्यकारी होगा, ये बताया गया है। ठीक है, इस अधिनियम के जो है अधीन समझौता कार्यवाहियों के अनुक्रम में किया गया निपटारा अथवा विवाचन पंचायत ऐसी अवस्था में जहां धारा 10 का उपधारा 3 का के अंतर्गत अधिसूचना निकाली गई हो, वहाँ पे मतलब आपको बताएगी कि धारा 10 का की उपधारा जो 3 का होती है उसके अंतर्गत सूचना निकाली गई हो, उसमें चीज़ें बताई गई हैं। अथवा सर्व न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पंचायत जो है जो पंचायत के अनुपालनीय हो चुका हो उस पर निम्न पर जो है बाध्यकारी होता है, निम्न पर बाध्यकारी होगा। अब निम्न क्या होंगे वो निम्न को हम देखते हैं, उन किस पे ये बाध्यकारी होगा। आपका ये जो है औद्योगिक विवाद के समस्त पक्षकारों पर यह बाध्यकारी होगा। विवाद के पक्षकारों के रूप में कार्रवाइयों में उपसंगात होने के लिए आहूत अन्य सभी पक्षकारों पर जब तक कि यथास्थिति बोर्ड विवाचक सर्व न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण या राय अभिलिखित ना हो, ठीक है, ना करे कि उचित हेतु के बिना आहूत किए गए हों। ठीक है, तो उस पर यह बाध्यकारी आपका होगा। जहाँ की खंड का या खंड खा में निर्दिष्ट पक्षकार नियोजक हैं, जहाँ विवाद के संबद्ध संस्थापक आपके जो होते हैं वहाँ के उसके बारे में दायित्वों के उत्तराधिकारी जो होते हैं, जो आपके जो है वहाँ पे असाइन होते हैं, समान निर्देशिया होते हैं, उन पे ये बाध्यकारी होता है। और यहाँ पर जहाँ की खंड का और खंड खा में निर्दिष्ट पक्षकार कर्मकार हैं उन पे भी ये चीज़ें आपका बाध्यकारी होता है। अगला आपका पॉइंट, ठीक है, छटनी। आप लोग जानते हैं कि आपका छटनी क्या होता है। छटनी विशेषकर उन चीज़ों को बताया जाता है कि जैसे आपको कोई चीज़, जैसे इतना आपका कंपनी ये इतने आपके कर्मकार हैं तो इसमें से छांट कर जो चीज़ों को निकाल दिया जाए, मतलब कुछ भी चीज़ों को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो वो आपका छटनी हो जाता है। ठीक है, इसको छटनी कहते हैं। तो इसमें आपको लेबर में कैसे काम करता है, आपका जो उद्योग मतलब कैसे काम करेगा, उद्योग में कैसे काम करेगा, उन चीज़ों को हम देखते हैं। विशेषकर यहाँ पर उन चीज़ों को बताया गया कि छटनी का जो साधारण अर्थ होता है वह आपका किसी कारोबार का ज्यों का त्यों संचालित किया जा रहा हो, किंतु उसमें से कर्मचारियों को या फिर जो श्रमिकों की शक्ति को एक अंश का आवश्यकता से अधिक मतलब निकाल दिया जाए, छांट दिया जाए और काम में अलग कर दिया जाए, काम से अलग कर दिया जाए। और छटनी में अधिशेष श्रमिकों को कर्मचारियों को किसी न किसी कारण से नियोजक द्वारा काम से हटा देना अभिप्रेत है। तो मतलब ये बताया गया कि आपको, जिससे ये आपका एक है, आपका ये मान लीजिए एक फैक्ट्री है, इसमें आपका काम चल रहा है। जैसे यहाँ पे आप मान लो 10,000 कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं, मान लो 1,000 प्रोडक्ट कोई बन रहे हैं, ठीक है, किसमें, एक दिन में। और मान लो ये यहाँ पे इतने जो है आपके 20% मान लो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं 20%, तो इसमें से जो है यहाँ पे छाट कर वर्क को अलग कर दिया जाए। मान लो आपके 10 वर्कर को हटा दिया जाए, तो 10 वर्कर को हटा दिया गया ना, तो यहाँ पे अब यहाँ पे कितने बचे, 10 बचे। तो इसको जो है यहाँ पे जो छांट के हटा दिया गया, काम आपका उसी तरह से चल रहा है, 1,000 प्रोडक्ट बन रहे हैं, हर एक चीज़ वही सेम टू सेम चल रहा है, तो इसको छांट के हटा दिया गया, तो इसको आपका क्या हो जाएगा, छटनी आपका हो जाता है। ठीक है, छटनी के आवश्यक तत्व आपके क्या होते हैं। छटनी से नियोजक द्वारा कर्मकार की सेवा का समापन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये लोग जो है यहाँ पे अपनी सेवा का समापन हो जाता है, यहाँ पे अभी काम नहीं करेंगे। सेवा समापन किसी कारण से होना चाहिए
चाहे वह कारण कुछ भी हो। यहाँ पे जो है मतलब छटनी तो करेंगे, लेकिन एक कारण यहाँ पे बता देते हैं कि मैं आपको इसलिए निकाल रहा हूँ, जैसे आप जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, आप जो है पेंशन आपको मतलब आपका जो सैलरी जाता है, ये सब रीजन हो सकते हैं। किंतु सेवा समापन अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में दंडात्मक स्वरूप नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अनुशासन के जो है तहत उसको हटा सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ दंड देकर उसको हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला आपका पॉइंट, परंतु निम्नलिखित कारणों से सेवा मुक्ति नहीं की जा सकती। कौन कौन से? यहाँ पे अगर जो मान लीजिए ये कारण से अगर जो आप बताते हैं कि इससे जो हमने उसको जो है छटनी किया है, सेवा मुक्त किया है, तो इन कारणों से आप उसको सेवा मुक्त नहीं कर सकते। वो आपके कारण है कि कर्मकार की स्वेच्छा निवृत्ति, मतलब जो है कर्मकार अगर जो अपनी स्वेच्छा से वहाँ पे निकल जाता है तो वहाँ पे वो छटनी नहीं मानी जाती है। अधिवार्षिकी आयु का हो जाने पर कर्मकार की उस दशा में निवृत्ति जिसमें नियोजक और संप्रक्त कर्मकार के बीच हुए किसी नियोजक संविदा में, मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि मान लीजिए उसने कोई जो है वहाँ पे संविदा हुई, कोई करार हुआ कि मैं इतनी आयु की में या फिर इतनी चीज़ों पे वहाँ पे जो है वहाँ से निकल जाऊंगा या फिर निकाल दिया जाऊंगा, तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा, वो वहाँ पे छटनी नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो निकाला जाएगा, उसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाता तो उस कंडीशन में वहाँ पे छटनी नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस आधार पर कर्मकार की सेवा या फिर जो है पर्यावसान की जो है उसका स्वास्थ्य खराब है या स्वास्थ्य जो बराबर खराब रहता है, तो वहाँ पर भी वो चीज़ें छटनी नहीं माना जाएगा। किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप या फिर जो है दंड के रूप में जो सेवा मुक्ति को छटनी नहीं माना जाएगा। मतलब वहाँ पे मान लो वहाँ पे क्या हुआ, आप जो परिणाम स्वरूप दंड के रूप में उसको बाहर निकाल देते तो उसको भी छटनी नहीं माना जाएगा। इस प्रकार सेवा समापन में 4 आवश्यक तत्व निहित होते हैं। मतलब वहाँ पे छटनी करने के लिए 4 आवश्यक तत्व आपके जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। सेवा समापन के लिए 4 तत्व आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपके तत्व क्या क्या हैं? इस अधिनियम में यथा परिभाषित एक उद्योग, मतलब वह जो है एक उद्योग होगा। नियोजक की ओर से की गई कार्रवाई आपका एक जो है एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। यहाँ पे ऐसी कार्रवाई जिसके परिणाम स्वरूप किसी कर्मकार का सेवा समापन किया गया हो, वो भी आपका एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। नियोजक द्वारा की गई कार्रवाई की मूल प्रेरणा अर्थ संचय या फिर मितव्ययिता हो, जिस दूसरे शब्दों में शेष कर्मचारियों को हटाया गया हो, ये चीजें यहाँ पे बताई गई। अगला आपका पॉइंट, छटनी शब्द का प्रयोग वहां नहीं किया जाता है, कहाँ नहीं किया जा सकता, जहां कि सभी श्रमिकों की सेवाएं नियोजक द्वारा कारोबार के अर्थार्थ या फिर सद्भावपूर्ण समापन के आधार पर समाप्त कर दी गई हैं। ठीक है, आवश्यकता से अधिक होने वाले श्रमिकों को संचालित उद्योग में सेवा मुक्त किया जाना ही चाहिए। सेवाओं से संबंधित नियमों के अनुसार सेवा के पर्यवसान को छटनी नहीं कहा जा सकता। मतलब वहाँ पे सेवाओं से संबंधित नियमों के अनुसार जो वहाँ पे सेवा के पर्यवसान को वहाँ पे छटनी नहीं कहा जा सकता। लेकिन श्रमिक अगर जो अधिक हैं किसी उद्योग में और वहाँ पे निकालना है तो वहाँ पर चीज़ें मतलब वहाँ पे छटनी करना या सेवा मुक्त करना आवश्यक होता ही है। धारा 25 खा आपका क्या कहता है, इसमें देखते हैं कि निरंतर सेवा की परिभाषा अधिनियम की धारा 25 खा में निरंतर सेवा की परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा केवल इस अध्याय के लिए व्यवहारत होगी। एक कर्मकार उस अवधि के लिए निरंतर सेवा में कहा जाएगा यदि उस अवधि में उसकी सेवा में विघ्न ना घटित हुआ हो तो। ठीक है, सेवा की निरंतरता निम्न विघ्नों के जो है कारण खंडित नहीं मानी जाएगी। बीमारी को मतलब किसमें जो है खंडित नहीं मानी जाएगी, नंबर 1 पे बीमारी, नंबर 2 पे आपका प्राधिकृत छुट्टी, नंबर 3 दुर्घटना, नंबर 4 ऐसा इलाज जो अवैध ना हो, ऐसी हड़ताल जो आपकी अवैध ना हो, नंबर 5 आपका कारखाना बंदी और नंबर 6 आपका कार्य का ऐसा अवरोध जो कर्मकारों द्वारा घटित किसी दोष का परिणाम ना हो। मतलब कार्य मतलब आपका रुक गया तो ऐसा चीज़ें हो जो वहाँ पे कर्मकार ने वो कार्य रोकने के लिए ना किया हो, तो वहाँ पे ऐसा कोई अवरोध मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट बदली कर्मकार है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और यह कैसे जो है धारा में आई हुई है। तो इसको देखते हैं कि जो धारा 25 गा है उसमें संयुक्त व्याख्या से उपबंधित है बदली कर्मकार। ठीक है, 25 गा में संयुक्त व्याख्या में उपबंधित है आपका क्या, बदली कर्मकार। बदली कर्मकारों को ऐसे कर्मकार होते हैं जो किसी जो है औद्योगिक संस्थान में किसी दूसरे के काम के जो है बदले में नियोजित किए जाते हैं। जैसे
यहाँ पे कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, ए मान लो काम कर रहा है, लेकिन ये वहाँ पे इस समय नहीं है, तो यहाँ पे बी काम करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बदली कर्मकार हो जाएगा, ठीक है। किसी के बदले में काम करेगा तो वह बदली कर्मकार हो जाएगा, जिसका नाम संस्थापना के मास्टर रोल में अंकित किया गया है, ठीक है। किंतु ऐसे कर्मकार को इस धारा के प्रयोजन के निमित्त उस सभी जो समय बदली कर्मकार नहीं माना जाएगा, ठीक है, जबकि उससे संबंधित संस्थापना में 1 वर्ष को निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो। मान लीजिए वहाँ पे जो है, जिसे मान लीजिए ए यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, ये बाहर निकला है, तो बी इसके बदले में बी गया, लेकिन अगर जो बी ने 1 वर्ष यहाँ पे अपना पूरा कर लिया है तो इसको बदली कर्मकार फिर आपको नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कुछ कर्मकार गण जिसका नाम यथायथ मास्टर रोल में अंकित है आपका, जो कि अनुपस्थित हैं, और उनके स्थान पर किसी जो दूसरे की जो है अनुपस्थित की अवधि के लिए जो दूसरे व्यक्ति को नियोजित किया जाता है, तो उस दूसरे व्यक्ति को बदली या फिर एवजी का कर्मकार कहा जाता है, ठीक है। मतलब एवजी का कर्मकार या फिर बदली का कर्मकार उसको कहा जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष से निरंतर सेवा से पूर्ण आपका हो जाने से उसका जो है प्रांत बदली कर्मकार वह नहीं रह जाता। 1 साल अगर जो उसका पूरा हो जाएगा तो वह फिर बदली कर्मकार आपका नहीं रह जाता। इसका तात्पर्य यह है कि बदली कर्मकार की एक सेवा पूरी कर चुका है, ठीक है, और इसके उपरांत भी सेवा में रत है, तो नियोजक का कर्तव्य है कि उसे या तो काम दे या फिर अलग रखकर प्रतिकर अदा करें। मतलब अगर जो 1 साल उसने पूरा कर लिया तो उसका ये होता है कि चाहे उसको आप काम दीजिए, चाहे उसको जो रुपए दीजिए, भले काम करवाएं या ना करवाएं। बदली कर्मकार का नाम भले ही जो है बदली कर्मकार हो, संस्थापना के मास्टर रोल में पाया जाता है, तो उसे काम से अलग रखे जाने का प्रतिकर प्राप्त करने का भी हक होता है, ठीक है। अगर जो उसके जो है मास्टर रोल में, मतलब संस्थापना के मास्टर रोल में जहाँ पे नाम अंकित होते हैं वहाँ पे नाम पाया जाता है, तो उसे प्रतिकर प्राप्त करने का हक होता है। प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकार का निर्णय करने के लिए संगत तथ्य यह है कि कर्मकार का नाम मास्टर रोल में अंकित है या नहीं है। इस संबंध में इस बात का वर्णन किया जाना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि उस कर्मकार का किस रूप से नियोजन हुआ है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे ये जानना इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ पे जो है आपका मास्टर रोल में उसका नाम अंकित है या फिर उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट। फ्रेंड्स, अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जो आपको कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।